आयुर्वेदिक के शिक्षकों और चिकित्सकों को नई प्रेरणा दी है। अब मैं वैद्य जयंत देव पुजारी सर से अनुरोध करता हूं कि वो आज का कीनोट एड्रेस के लिए प्लीज़। Good morning to everybody. All faculties are here and they are aware about the activities which are going on, because the institutes selected for this workshop are either A grade or B grade institutes. So there is no question of anybody is coming and sitting over here. Honorable Shri S.K. Kanojia ji, thank you for coming over here and sharing your thoughts with us and having interaction with our all faculties. हम सब जानते हैं कि आज हम BIS की ओर से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। BIS स्टैंडर्ड्स का काम करता है और जैसा कि राघवेंद्र जी ने कहा, मानकः पथ प्रदर्शकः, ये उसका घोषवाक्य है। मुझे लगता है कि आयुर्वेद वालों को इससे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पथ प्रदर्शक है। आयुर्वेद की एक विशेषता रही है कि इट इज़ ए एंशंट साइंस विथ कंटेम्पररी रिलेवेंस। अब ये बार बार बदलने की क्षमता रखता गया, इसलिए टिका, अदरवाइज ये खत्म हो चुका रहता। आयुर्वेद को गए 2000 साल में हमेशा गवर्नमेंट का सपोर्ट, जो गवर्नमेंट राजा थे उनका सपोर्ट मिला, ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये जिंदा रहा उसकी उपयोगिता के कारण। अब ये उपयोगिता क्यों बनी रही, इसकी 2000 साल की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी कुछ विशेषताएं हमको ध्यान में रखनी है। हमारी ये जो सिस्टम थी वो डिसेंट्रलाइज थी। ये डिसेंट्रलाइज होने के कारण इसमें बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी थी। अब ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कहाँ कहाँ पर आती थी? वो प्रैक्टिस में आती थी, वो ड्रग्स में आती थी, वो टीचिंग में आती थी, वो इंस्ट्रूमेंटेशन में आती थी, सभी जगह आती थी। प्रैक्टिसेस में भी आती थी, एजुकेशन में भी रहा करती थी। अभी इसको करते समय जो उस समय के जो भी स्टैंडर्ड्स, ऐसा तो नहीं था कि आयुर्वेद में स्टैंडर्ड ही नहीं है। कई सारे गाइडलाइन आप सब लोग जानते हैं कि हर विषय के स्टैंडर्ड की बात आयुर्वेद में बार बार हर जगह की जाती है। इतना ही है कि संस्कृत में की जाती है, अंग्रेजी में नहीं। तो स्टैंडर्ड की बात तो होती थी, लेकिन उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी का कंपोनेंट रहा था। ऑलवेज देयर वाज ए कंपोनेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। मैं उदाहरण के लिए देता हूँ कि जैसे कोई भी नया फॉर्मुलेशन बनता था, उसको एक कुछ नाम दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल द्राक्षासव। अब द्राक्षासव प्रैक्टिस करते करते ग्रंथोक्त है। किसी वैद्य को ऐसा लगता था कि नहीं, इसमें ये थोड़ा सा इसमें बदलाव चाहिए, तो वो उसमें बदलाव करता था, उसका इंडिकेशन लिखता था और वो वैद्य कम्युनिटी में एक्सेप्ट होता था एज ए पाठ भेद। नाम वही रहता था। मैं आपको बताता हूँ कि द्राक्षासव के 6 पाठ भेद हैं। नाम वही रहता था, लेकिन उसके जो श्लोक है वो बदलते जाते थे। अब ये इसको मैं समझता हूँ कि ये स्टैंडर्डाइजेशन ही था विथ फ्लेक्सिबिलिटी। फिर ये ऑब्जर्वेशन के कारण आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर ए फॉर्मुलेशन, क्योंकि एक पाठभेद बना है, यानी कुछ वैद्यों ने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन किया, आज की भाषा में रिसर्च किया, आज की भाषा में कुछ उसका एविडेंस जमा किया, क्योंकि उसी को रिपीटेशन, क्योंकि दूसरा भी जब वापरता है, वैद्य इतने हजारों सालों से वापर रहा है, रिपीटेड वहीं अपने को परिणाम मिल रहे, इसका मतलब उसने कुछ काम किया था,
कुछ डेटा जमा किया होगा, कुछ किया होगा उस समय उसने। अग्निकुमार रस के 50 पाठ हैं और आरोग्यवर्धिनी का कोई पाठ नहीं। सो लुक इनटू इट, द स्पेक्ट्रम। एक ड्रग ऐसा रहा जिस पर 50 लोगों ने एक्सपेरिमेंट, कितने लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए ये नहीं मालूम, उसमें से 50 ये अप्रूव हुए उस समय की वैद्य कम्युनिटी की ओर से। अब ये आरोग्यवर्धिनी ऐसा रहा कि उस पर ज़रूरत नहीं रही, ये आज कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद बहुत ज़्यादा फर्क ध्यान में नहीं आया, बिकॉज सभी पार्ट बेस जो है वो कुछ एडिशन के लिए थे, वो एडिशन नहीं हो पाया। वनस्पतियों का भी जब स्टैंडर्डाइजेशन हुआ, हम जानते हैं कि वहीं की वनस्पति इस्तेमाल होती थी, इसलिए उसके जो स्टैंडर्ड्स है वो उस क्षेत्र के अनुसार उन्होंने बनाए, उसके अनुसार श्लोक लिखे। तो वो जिस इलाके का ग्रंथ रहा करता था उसमें उस प्रकार के स्टैंडर्ड्स अपने को मिलते थे। ऐसे ही एजुकेशन का भी था। मैं हमेशा हम लोगों को बोला जाता है, सब लोग डायस पर से, कि आपने शिक्षा में बहुत बड़ा बदलाव लाया वगैरह, आमूलचूल परिवर्तन किया और पहली बार ऐसे हुआ है। मैं सबको बताता हूँ कि हम पहली बार नहीं कर रहे हैं। पहला रिकॉर्डेड एजुकेशन में चेंज ये वाग्भट ने लाया। उस समय तक चरक के अनुसार सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान ये सीक्वेंस था। ये वाग्भट पहला, इसने सूत्र स्थान के बाद शारीर स्थान डाला। ही मेड द फर्स्ट चेंज इन द करिकुलम। हम लोग तो बहुत बात के हैं, सो वी आर नॉट द फर्स्ट। तो ये एजुकेशन का भी स्टैंडर्डाइजेशन जो रहा वो बार बार होते रहा और अभी हम लोग उसी को फॉलो करते जा रहे हैं। लेकिन फिर अभी स्टैंडर्ड की बात क्यों होती है? तो अभी स्टैंडर्ड की बात इसलिए होती है कि समय बदला। अब ग्लोबलाइजेशन का उस जमाने का जो अर्थ था वो और आज के ग्लोबलाइजेशन का जो मीनिंग है, इसमें अंतर आ गया। मैं अभी जैसे मैं ग्लोबलाइजेशन के आयुर्वेद की बात करता हूँ, तो मैं अभी WHO के एक मीटिंग के लिए बैंकॉक गया था। तो उन्होंने वो मीटिंग के बाद में वहाँ का एक बहुत बड़ा थाई ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर है, वहाँ के मेडिकल कॉलेज में ही उसका बहुत बड़ा है, ह्यूज है, बहुत बड़ा है। तो मैंने उनको वो देखने के लिए लेके गए। अब चेयरमैन आया है भारत से, तो लेके जाते हैं लोग। तो मैं गया उनके साथ में, तो मैंने सहज पूछ लिया कि ये आपका थाई मेडिसिन का ओरिजिनेटर कौन है? तो उसने थाई लैंग्वेज में कुछ नाम बताया, तो मुझे बराबर सुना ही नहीं दिया। वो जो डायरेक्टर साहब थे वो चल रहे थे मेरे साथ। उन्होंने मुझे बोला कि सामने उनका स्टैचू लगा हुआ है, हम वहाँ पर जाएंगे। मैं वहाँ पर स्टैचू तक गया और फिर पढ़ा तो ध्यान में आया कि नीचे लिखा है जीवक। तो ये जीवक वॉज द फर्स्ट, जिसने, जो भगवान बुद्ध का फिजिशियन था, ये वो मानते हैं कि वो उसने थाई मेडिसिन की स्थापना की। अभी फिर अब ध्यान में आया, जीवक तो अपना ही है, ये तो एक प्रकार से ग्लोबलाइजेशन है आयुर्वेद का, थाई मेडिसिन का। वही स्टोरी इंडोनेशिया, क्योंकि वहाँ सब साउथ ईस्ट एशिया के सभी देश आए हुए थे, सब एक कहानी बताने लगे। सो ग्लोबलाइजेशन वाज नॉट न्यू फॉर आयुर्वेद। लेकिन उस समय के ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग और आज के ग्लोबलाइजेशन के मीनिंग में है फ़र्क। मैं 2019 में जब CCIM का प्रेसिडेंट था, उस समय मैंने एक एक्सरसाइज की थी कि इंस्टीट्यूशनली ट्रेंड इन इंडिया बट प्रैक्टिसिंग अब्रॉड ऐसे कितने वैद्य हैं? आप अंदाज कीजिए कितने हो गए? 13,500 वैद्य हैं। यू विल नॉट बिलीव। और उसमें कौन है? हिलरी क्लिंटन का वैद्य है, ये दुबई के शेख का वैद्य है, ये जो प्रिंस चार्ल्स थे, अभी किंग चार्ल्स हो रहे, वो तो खुलेआम बोलते हैं कि मेरा वैद्य है। तो ऐसे जितने भी बड़े, क्या बोलते हैं उसको, हेड ऑफ द नेशंस, उन सबके वैद्य वहाँ पर जमा हुए थे, सबको बुलाया था दिल्ली। अब ये क्या है? ये ग्लोबलाइजेशन है कि नहीं है? लेकिन ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, इसके कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है। अभी जैसे जिस प्रकार की एजुकेशन सिस्टम विदेश में चलती है, विशेष रूप से पश्चिम में चलती है,
उसमें वो 200 आवर का आयुर्वेद, 300 आवर का आयुर्वेद, 100 आवर का आयुर्वेद सर्टिफिकेट देते हैं। अभी यहाँ पर जो G20 में ग्लोबल समिट हुआ था, उसमें यही चर्चा हुई थी कि सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और स्टैंडर्ड जो एजुकेशन है आयुर्वेद का अभी भी भारत में है। हमारे यहाँ गुरुकुल चलते थे, अब गुरुकुल से कुलगुरु में आते आते 1970 आ गया। वी ट्रांसफॉर्म्ड अवर सेल्फ फ्रॉम गुरुकुल सिस्टम टू कुलगुरु सिस्टम, दैट इज यूनिवर्सिटी सिस्टम। 1970 में CCIM का एक्ट आया। सर उसके बाद आयुर्वेद का एजुकेशन स्टैंडर्डाइज हो गया और उस एक्ट के तहत हमारे एजुकेशन के सब मिनिमम स्टैंडर्ड डिसाइड होने शुरू हो गए। 50 साल हो गए, उसके ऊपर कई पार्लियामेंट की कमेटियां बैठी। 2010 से उस पर विचार शुरू हुआ और 2021 में NCISM एक्ट आया। अब फिर से स्टैंडर्ड बदले, स्टैंडर्ड हाई हो गए। और ये जो हम रिसर्च की बात कर रहे हैं, ये जो हम स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं, इसकी तरफ देखने का फिर से दुनिया का नज़रिया बदल गया। ये बदले हुए नज़रिए को हमको समझना चाहिए और उसके हिसाब से हम कैसे अलाइन हो सकते हैं उसको हमको देखना चाहिए। जैसे पोस्ट ग्रेजुएट, ये हमारे जो अभी आप लोगों ने, मैं कुछ लोगों से ऐसे मिला हूँ कि जो यहाँ से आयुष में के ग्रेजुएट हुए, एक मेरे उम्र के हिसाब से लड़की है वो यहाँ से निकली, सिद्धा की ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हुई और US गई, नैनो टेक्नोलॉजी में MS किया, PhD किया, पोस्ट डॉक जापान में किया और यहाँ VIT में आके वो एसोसिएट प्रोफेसर बन गई वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। और एक लड़की ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए UK गई, वहाँ पे उसने वो नैनो टेक्नोलॉजी वाली फिर से सोसाइटी में एनरोल किया, कुछ काम किया एंड एट द एज ऑफ 24 वो जो रॉयल सोसाइटी है वहाँ की, उन्होंने उसको मेंबरशिप दे दी। अब ये जो पिक्चर और ऐसे बहुत सारे आने लगे, ये इशू आने लगा कि हम करेंगे क्या इसका। हमारे जो विषय है, हमारी जो मार्कशीट्स है, वो सब देखी जाती हैं। तो हम लोगों ने उसके ट्रांसक्रिप्ट बनाए। अभी दुनिया में कहीं पर भी किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी को कोई समस्या नहीं आएगी यदि वो अपनी वो ट्रांसक्रिप्ट लेके वहाँ पर जाएगा, क्योंकि ट्रांसक्रिप्ट का चलन सर्वदूर है। वो इंजीनियरिंग में भी है, वो मेडिकल में भी है, वो प्योर साइंस में भी है, वो आर्ट्स में भी है, वो कॉमर्स में भी है, सभी जगह। सो ये ट्रांसक्रिप्ट्स बनाने के बाद में, अब ट्रांसक्रिप्ट बनाए ने क्या किया, ये एजुकेशन तो स्टैंडर्डाइज था ही, इसमें कुछ नहीं। सब जो सिलेबस बनता है वो कमीशन से बनता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। जो यूनिवर्सिटीज़ रहती है वो एग्जामिनेशन एजेंसीज रहती है बेसिकली। अभी सिलेबस यदि आपका स्टैंडर्डाइज है तो क्यों ना हम सबको सरी की सर्टिफिकेट दे सकते हैं, लेकिन अपने यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अपने पावर से, क्योंकि जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है वो स्टेट एक्ट के अनुसार बनती है। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ के भी बहुत प्रकार हैं, तो हमको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ती है। तो हमने ट्रांसक्रिप्ट बना ली, जो आसान था वो हो गया। अभी ड्रग्स का जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो हमारे यहाँ वैसे तो महत्वपूर्ण था, पहले भी देखा जाता था, लेकिन रेगुलेशन में न होने के कारण जो हुआ उसका उपयोग जिस प्रमाण में होना चाहिए था वैसा नहीं हो पाया। अभी जब हम रिसर्च की बात करते हैं, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि आयुर्वेद का पहला रिसर्च पेपर पुनर्नवा पर 1902 में पब्लिश हुआ। अभी कितने साल हो गए हैं? 122 साल। अभी भी हम लोगों को ये बोला जाता है कि आपने रिसर्च करना चाहिए, रिसर्च। फिर 122 साल हमने क्या किया? अब मेरे मन में ये प्रश्न आया कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो रिसर्च हुआ वो हमारा प्रैक्टिशनर इस्तेमाल नहीं करता, ये उसका पहला कारण है। अब इसका भी कारण क्या, ये ढूंढने का जब हम लोगों ने प्रयास किया तब एक बहुत मज़ेदार चीज़ सामने आई। वैसे मज़ेदार नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ सामने आई कि हमारे टीचिंग की जो टर्मिनोलॉजी है वो और हमारे रिसर्च की टर्मिनोलॉजी जो है वो भिन्न है। और ऐसा दुनिया में सिर्फ हमारी फील्ड में है। बाकी इंजीनियर जो पढ़ता है उसी भाषा में रिसर्च करता है, उसी टर्मिनोलॉजी में। डॉक्टर जो पढ़ता है उसी टर्मिनोलॉजी में उसका रिसर्च होता है।
प्योर साइंस वाला, फिजिक्स वाला जिस टर्मिनोलॉजी में पढ़ता है उसी टर्मिनोलॉजी में उसका रिसर्च होता है। हमारे यहाँ हम पढ़ते अलग भाषा में, वात पित्त कफ पंचमहाभूत, और इसमें प्रैक्टिस भी उसी की करते हैं। और जब हम अश्वगंधा स्वापकरा पढ़ते हैं या पुनर्नवातु शोधग्नि पढ़ते हैं और यहाँ पर रिसर्च करते हैं हम पुनर्नवा डायूरेटिक है क्या, वो अश्वगंधा जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है क्या। तो हमारी टीचिंग की जो टर्मिनोलॉजी है वो और हमारी रिसर्च की टर्मिनोलॉजी ये भिन्न है। अब ये हमारी समस्या है, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है। अभी हम लोग उसको पीछे पड़े हैं कि इसको यानी बेसिकली इसमें का अंतर कितना है, क्योंकि अंतर मालूम होगा इस पर, ये इशू को अभी तक किसी ने एड्रेस ही नहीं किया था। नोबडी स्पेल्ड आउट दिस प्रॉब्लम। अभी ये स्पेल आउट हुआ है तो हमको उसमें का अंतर पता चलना चाहिए। अभी ICD-11 आ गया, WHO ने वो हमारी जो टर्मिनोलॉजीज है वो स्टैंडर्डाइज कर दी। अभी ये जो स्टैंडर्डाइजेशन हो रहा है टर्मिनोलॉजी का, उसको इसके साथ जोड़ने के लिए क्या करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज हमको हमारे लेवल पर करनी पड़ेगी। अब जब ये दोनों में का अंतर निश्चित होगा तब हम इसके ऊपर ब्रिज बांधना है कि बहुत ज़्यादा अंतर है तो फ्लाईओवर बांधना है कि फिर हाईवे बांधना पड़ता बहुत दूर है, ये हमको तब जाके निश्चित करना पड़ेगा। तो इस टाइप के जो इश्यूज है वो नॉर्मल जो बाहर जो चलता है उसमें ये इशू है ही नहीं। अभी जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन का जो हमने सिलेबस लाया है, रिसर्च मेथोडोलॉजी तो हम फाइनल ईयर से पढ़ाते सर। अब लेकिन हमारी रिसर्च मेथोडोलॉजी की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है कि हमको 2 सेमिस्टर सिर्फ रिसर्च मेथोडोलॉजी को ही देने पड़े, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। 470 आवर का टीचिंग आ गया है उसमें, बिकॉज दैट इज अवर रिक्वायरमेंट। अभी ये हमारी समस्या थी कि हम बिकॉज मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, वो भी बहुत मज़ेदार है। जब हम एजुकेशन के स्टैंडर्डाइजेशन की बात करते हैं, मैं मेरे गांव में एक न्यूरोलॉजी की टर्शरी केयर इंस्टीट्यूट है, उससे 20 साल से 22 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो वहाँ पर वो रिसर्च कमेटी मीटिंग में हर हफ्ते जाना पड़ता था। मेरे साथ एक वहाँ के बहुत युवा जो DM न्यूरोलॉजी हुए हैं ऐसे बैठते थे, बहुत ब्रिलियंट है ऐसे उनकी ख्याति थी। अभी वो नहीं है देश में, विदेश में जाके बस गए हैं। अब वो बहुत ज़बरदस्ती उसमें बैठे हुए दिखते थे। तो मैंने एक दिन उनको पूछ लिया, क्योंकि वहाँ पर आयुर्वेद पर भी रिसर्च होता था, क्लॉट लाइसिस, न्यूरो प्रोटेक्शन वगैरह ये सब चीज़ों पर मेरे पब्लिकेशन उसी फील्ड में के हैं, आपको जो दिखेंगे आप गूगल करेंगे तो मैंने उनको पूछा कि आपको ये विषय अच्छे नहीं लगते क्या? सो इट अपीयर्स दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस थिंग। सो वो मेरे को बोलते हैं कि उम्र से मेरे से कम थे कि सर आई एम सरप्राइज आफ्टर योर प्रैक्टिस हाउ यू आर कमिंग ओवर हियर एंड सिटिंग फॉर ए डिस्कशन। मैंने पूछा कि वाई? सो ही सेड दैट DM न्यूरोलॉजी के वाक्य है, ध्यान में रखिए, आई एम ट्रेन्ड टू यूज रिसर्च नॉट टू डू रिसर्च। ये हमारे मेडिकल के एजुकेशन की आज की स्थिति है। अब ये हमको लागू है क्या? तो काफ़ी प्रमाण में हमको भी ये लागू है। अब इसमें से यदि बाहर निकलना है तो फिर नीचे से शुरू करना पड़ता है ना। तो इसलिए 3 साल पहले हम लोगों ने वो कल्पना रखी कि हम अंडर ग्रेजुएट के बच्चों को आइडिया के लिए 50,000 रुपये देंगे, 2 महीने का प्रोजेक्ट रहेगा। अंडर ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो हम रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाते ही नहीं, मंत्रालय में बड़ा डिस्कशन हुआ इसके ऊपर। मैं बार बार उनको बताते रहा कि डोंट यूज़ वर्ड रिसर्च, हम लोग रिसर्च के लिए पैसे नहीं दे रहे, हम आइडिया के लिए दे रहे हैं। तो बोले इसका मतलब क्या? तो मैंने उनको उदाहरण दिया, बहुत वियर्ड उदाहरण दिया, बट द पीपल वेयर कन्विंस्ड, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग। कि मैंने उनको बोला कि यदि कोई बच्चा है वो बोलता है मैं हवा में से पेट्रोल निकाल के देता हूँ, अपने को सबको मालूम है हवा में से पेट्रोल नहीं बन सकता, अब उसको क्यों 50,000 रुपये देना है? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मैं करूँगा। फिर वो क्या करेगा? बच्चा है, वो ढूंढेगा, 4 लोगों को मिलेगा, कुछ पेपर पढ़ेगा, कुछ जानकारी लेगा, और उसके बाद में उसको पता चलेगा
कि ये असंभव है, तो उसके पास ये असंभव है ये ज्ञान आया और हमारे पास जो आई वो जानकारी आई. सो देर इज ए डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन. व्हाट वी हैव इज ए इंफॉर्मेशन, क्योंकि हम लोगों ने किसी ने उसके बारे में पढ़ा भी नहीं, ना एक्सपेरिमेंट करके देखा, ना कुछ. ये हमारा जो एक्सपीरियंस है इतने सालों का मालूम है, दुनिया में किसी ने नहीं बनाया इसका मतलब नहीं बनता होगा. बट व्हाट ही डिड इज फॉर गेनिंग नॉलेज. ये एक्टिविटी शुरू की और वो पहले साल तो 100 लोगों के बच्चों के लिए हुआ, दूसरे साल 200 बच्चों के लिए सैंक्शन हुआ, अभी तीसरे साल 300 बच्चों के लिए सैंक्शन हुआ. बिकॉज द रिस्पॉन्स इज ओवरवेलमिंग. इतनी अजीबोगरीब कल्पनाएं आयुर्वेद के बारे में लेके आते हैं कि हमने कभी सोचा ही नहीं. इतने सालों से आयुर्वेद पढ़ रहे फिर भी ये कल्पना हमारे दिमाग में नहीं आई. तो रिसर्च क्यूरियोसिटी से शुरू होता है. ये हमारी कोशिश है कि हम क्यूरियोसिटी को इग्नाइट करें, वो प्रश्न पूछने के लिए उसको प्रवृत्त करें. हमारी एजुकेशन सिस्टम भी ऐसी है कि 12 साल तक हम उसको पीट पीट के सिर्फ उत्तर देने के लिए तैयार करते हैं. प्रश्न तो सिर्फ टीचर ही पूछते रहता है या एग्जामिनेशन में पूछे जाए. हम उसको 12 साल में कभी चांस ही नहीं देते कि वो प्रश्न पूछे, और फिर बोलते हैं तू रिसर्च कर. अब जब तक वो प्रश्न नहीं पूछेगा क्या रिसर्च करेगा. तो फिर से हमको ये एक्सरसाइज यूजी लेवल से शुरू करनी पड़ती है. फिर हम लोगों ने पीजी में भी वैसा ही किया. आप में से कई लोगों के विद्यार्थी हो गए कि बड़ी मुश्किल से 100 बच्चों को उनके डेजर्टेशन के लिए 1 लाख रुपए देने का तय किया. शुरू भी हो गया वो 2021 से 22 से. अभी तीसरी बैच आएगी हमारी, एडवर्टाइज हो गया है उसका. CCRS उसके पैसे देता है. अभी 1 लाख रुपए आ गए, वो करेगा क्या? आपने उसको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कभी रिसर्च का दिया ही नहीं. उसको बताने के लिए आई एम ट्रेन टू यूज रिसर्च, नॉट टू डू रिसर्च. अब करना क्या है? तो मैं पिछले साल गया था IIT जोधपुर. वहाँ पर एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस है आयुर्टेक का सर, आयुष और आयुर्वेद और टेक्नोलॉजी वाला. हाँ, डायरेक्टर साहब से बात की, उन्होंने बोला था मुझे आप आइए भेंट कीजिए वगैरह. तो मैं गया था वहाँ पे. वहाँ पर डॉक्टर मिताली मुखर्जी ने ज्वाइन किया. आप लोग जानते हो कि पहले IGIB में थी, अब वहाँ पर IIT जोधपुर में. उनसे बात किया और मैंने पूछा कि आप हमारे बच्चों को सिखा सकते हैं क्या. सो वो रेडी हो गए और उसके ऊपर साल भर मंथन चला, फिर मॉड्यूल बने. अभी हम लोगों ने एक बैच हो गई उसकी. मैंने बोला ट्रेनिंग देना है, भाषण नहीं. हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ये नहीं, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग. वो पिपेट पकड़ेगा हाथ में, वो लेगा उसमें से 2 ml जो भी सॉल्वेंट है, वो डालेगा वो टेस्ट ट्यूब में, वो करके देखेगा. तो अभी ये जो 1 लाख रुपए जेब में जिनके हैं, ऐसे जो बच्चे हैं, उनको हम लोग IIT जोधपुर में ट्रेनिंग दे रहे. दिस विल हेल्प टू, उसको समझेगा रिसर्च क्या करना है. अभी तक हमारा रिसर्च कैसे चलता है कि हमारे पास में कोई फार्मेकोलॉजिस्ट रहता है, हम लोग आइडिया देते, बाकी का काम वो करता है. हमारा जो साइंटिस्ट है उसको कभी वो मेथड जो है वो मालूम नहीं रहती. सेल बायोलॉजी पे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे बहुत सारे काम करे. मैं भी 22 साल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लैब में काम किया, लेकिन मेरे को आज भी सेल लाइन ग्रो करना नहीं आता. वो काम दूसरा करता है. अब जब तक ये चलता रहेगा तब तक इसमें प्रगति नहीं आएगी. फिर हम यही सुनते रहेंगे और आगे के 100 साल की आयुर्वेद में रिसर्च की ज़रूरत है. तो ये सब जब तक हम सब मिलके नहीं करेंगे तब तक के ये नहीं होगा. अभी स्टैंडर्डाइजेशन में हमारे यहाँ पर प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन में भी ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी थी कि हम लोग जैसे ये पाठभेद बनते थे वैसे प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन में भी फ्लेक्सिबिलिटी थी. अभी ये प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन में फ्लेक्सिबिलिटी होने के कारण और उसमें से जो केमिकल टेक्नोलॉजी वाला कंपोनेंट है उससे हम लोग दूर रहे. न हम उधर के रहे न इधर के रहे. ये हमारी समस्या रही. तो फिर हम आरोग्यवर्धिनी का निर्माण कैसे पढ़ाते हैं? हम बताते हैं कि पारद और गंधक की कज्जली बनाओ, फिर कज्जली में अभ्रक भस्म डालो, फिर उसका मर्दन करो, फिर कज्जली में ताम्र भस्म डालो, फिर उसका मर्दन करो, फिर कज्जली में लोह भस्म डालो, फिर
उसका मर्दन करो और फिर आखिरी में आप उसमें कुटकी डालो 50%। यही हम सिखाते हैं, उसके प्रमाण वगैरह सिखाते हैं। लेकिन ये सिखाते समय हम लोग ये भूल जाते हैं कि एक बार कज्जली में आपने पहली बार अभ्रक भस्म डाल दिया तो वो कज्जली कहाँ रही? केमिकल टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो कज्जली रहती ही नहीं, वो कुछ तो भी अलग चीज बनती है। तो हम ये हमारे विद्यार्थी को कभी पढ़ाते नहीं। परपटी के बारे में हम लोग सब बोलते हैं। अब जब मैं वो हमारे यहाँ जो VNIT है उनके साथ भी काम करता हूँ, केमिकल टेक्नोलॉजी वालों के साथ में, तो उनको मैंने परपटी की बताई तो उन्होंने एक झटके में मेरे को बता दिया कि ये क्लोज रिडक्शन रिएक्शन है। हम हमारे कॉलेज में ये शब्द हम कभी वापरते नहीं। वी डोंट यूज दिस वर्ड। इट्स ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ क्लोज रिडक्शन रिएक्शन। अब ये जो अंतर आ रहा है उसके कारण हमारे स्टैंडर्डाइजेशन में समस्या आ रही है। और ये सब चीज़ों को हम एक करके एड्रेस जब तक नहीं करेंगे तब तक के हम लोगों इसका रास्ता नहीं निकाल पाएंगे। दवाइयों का यानी सिंगल हर्ब्स का वैसे काम आसान है, क्योंकि उसके लिए जो फाइटोकेमिस्ट्री डेवलप हुई है और फार्माकोग्नोसी डेवलप हुई है उसके आधार पर ये संभव है। लेकिन जब हम थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, थोड़ा सा उससे हटते हैं, प्रोसेसेस में जाते हैं, अब जैसे फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, ये हम आशावारिष्ट पढ़ाते हैं, बड़े ज़बरदस्त पढ़ाते हैं हम लोग। हम उसकी टेक्नोलॉजी कभी नहीं पढ़ाते। वो जब तक हम पढ़ाएंगे नहीं, आशव अरिष्ट स्टैंडर्ड होते हैं, उसको नियम जो लगते हैं आज दारू के ही लगते हैं, वो हमने डेवलप नहीं किए। उसमें के जो बारीक बारीक फर्क है ये हमने अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किए। हम तो पारंपरिक दिया है, ग्रंथ में बना रहे, उसको वो प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया है ऐसा। फिर अभी मैं देख रहा था, एक इंडस्ट्री में गया था, वहाँ पे उन्होंने सिंटेक्स के टैंक में फर्मेंटेशन किया है, क्योंकि मास प्रोडक्शन है सर। वो लगता ही है, वो जो द्राक्षासव है वो तो हजारों लीटर लगता है। अब ये जो फ्लॉ है, हमारे में से कोई कहता नहीं वहाँ जाके कि ये गलत है। अब ये स्टैंडर्डाइजेशन में भी सर ऐसे ही आता है। तो इन सब चीज़ों को हमको एड्रेस करना चाहिए जब हम स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। तीसरी हमारी जो समस्या है वो इंस्ट्रूमेंटेशन की है। इंस्ट्रूमेंटेशन में भी हमारे यहाँ स्टैंडर्डाइजेशन इसलिए नहीं है कि हर एक जगह की प्रैक्टिस अलग अलग होती है अभी। लेकिन हुआ ये कि ये टेक्नोलॉजी वाले उसमें आ गए, तो आपने देखा होगा कि वो नाड़ी तरंगिणी आ गई। नाड़ी परीक्षा जो है सर उसका इंस्ट्रूमेंट बन गया है, हाँ। और वो हमने रेगुलेशन में भी डाल दिया है। तो अभी हर कॉलेज में वो साल भरे में सब जगह उपलब्ध होगा, बच्चे उस पर से पढ़ेंगे। अब लेकिन ये बाकी की जो चीज़ें हैं, जैसे मैं फिर से दोहराता हूँ कि मैं जो सेंटर पे गया था बैंकॉक में ट्रेडिशनल मेडिसिन के, वहाँ पर उन्होंने बहुत ज़ोरदार इंस्ट्रूमेंटेशन किया है। वो पित्त वृद्धि कहाँ पर है ये देखने के लिए थर्मल स्कैन का इस्तेमाल करते हैं। उनके अस्पताल में पेशेंट का स्वागत ये रोबोट करता है, उनका प्रकृति परीक्षण मशीन से होता है, उनके यहाँ स्रोतोरोध आइडेंटिफाई करने की मशीन है। अब ये हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी मशीन ये कोरिया और जापान में बनती है वो सब वहाँ इस्तेमाल होती है। दुनिया भर की मशीन्स का उन्होंने थाईकरण कर लिया है, थाई ट्रेडिशनल मेडिसिन का। अब ये जो भी चीज़ है यहाँ भी हमने अभी ऑप्ट नहीं की है, अभी हमने किया नहीं है। कुछ लोग स्टे अपने अपने जगह पे ये काम करते हैं कि जैसे वमन देने के पहले अपचय की उपचय की अवस्था है कि नहीं ये निश्चित करने के लिए कुछ जो वैद्य हैं वो एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं जो एक्चुअली ये इसमें फैट का ये निश्चित करने के लिए होता है, वो उसके आधार पर तय करते हैं। लेकिन वहाँ भी स्टैंडर्ड नहीं है, उसका भी स्टैंडर्ड हमको बनाना पड़ेगा। तो ये जो यहाँ पर सभी
कॉलेजेस के लोगों को, शिक्षकों को बुलाने का उद्देश्य यही है कि इसमें आप लोगों ने ध्यान देना चाहिए, ये स्टैंडर्ड्स के चैलेंजेस है। अभी इसके बाद में और एक चीज़ आती है, उसको कहते हैं इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप। अब फिर से हमने क्या किया सर, रेगुलेशन में डाल दिया कि हर कॉलेज में एक एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन सेल रहेगा। करेगा कौन? हमने तो डॉक्टर बनाया ना इन लोगों को, और अब बोल रहे कि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप देखो। तो इसलिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एमएसएमई से एमओयू किया और हर कॉलेज से एक कोऑर्डिनेटर को हफ्ते भर का वहाँ ट्रेनिंग दिया कि ये होता क्या है, ये आईपीआर होता क्या है। मेरे को कभी प्रैक्टिस में, मैं प्रैक्टिशनर हूँ, मेरे को ज़रूरत ही नहीं है आईपीआर की, लेकिन अब ये करना है तो उसकी ज़रूरत है। बच्चे कुछ तो भी लेके आते हैं, प्रोडक्ट लेके आते हैं, कुछ उनके मन में कल्पनाएं हैं। तो इन सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप हमको एड्रेस करना चाहिए, और ये स्टैंडर्ड्स वाली जो चीज़ है, इसको हमको हमारी दृष्टि से समझकर उसमें रास्ता निकालना चाहिए। अभी यदि मैं हमारी दृष्टि से क्यों बोल रहा हूँ रिपीटेडली, क्योंकि बीआईएस के अपनी एक पद्धति है जो मॉडर्न साइंस के साथ चलती है, फिजिक्स के साथ चलती है, केमिस्ट्री के साथ चलती है, केमिकल टेक्नोलॉजी में तो बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़े बड़े इनकी कमिटियाँ काम करती है, बहुत हजारों चीज़ों के स्टैंडर्ड्स वहाँ पर बनते हैं। और अभी जो नया कानून आया है उसके हिसाब से तो बीआईएस इज़ दी क्या कहते हैं आप, स्टैंडर्ड्स के लिए नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया बीआईएस है। अब ये यदि है तो हमको वो चीज़ें आसान है, क्योंकि उसके सेट पैरामीटर्स है। इसके पैरामीटर सेट नहीं है, प्रिंसिपल सेट है। तो ये पैरामीटर सेट करने का काम हम लोगों को करना चाहिए। और एक डिफरेंस बोलता हूँ मैं, लेकिन उसका वो सभी मेडिकल फील्ड को लागू होता है, अपने को जैसे लागू होता है वैसे एलोपैथी को, होम्योपैथी को, सभी लागू होता है कि हमारे कोई भी प्रोफेसर ये किसी भी कंपनी के मालिक नहीं है, उनके कोई स्टार्टअप नहीं है। अभी मैंने एक मिला था मैं उनसे, उन्होंने अपने स्टार्टअप खोल के शुरू किया है, बट वेरी रेयर। उससे उल्टा इंजीनियरिंग में आप जाके देखिए, आईआईटीज़ में जाके, दिल्ली में जाके, मैं जाते रहता हूँ आईआईटीज़ में बहुत सारी कामों के लिए, तो वहाँ पे जो कोई प्रोफेसर रहता वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहे, अनसक्सेसफुल रहे, कोई ना कोई कंपनी में कुछ ना कुछ रहता ही है। वो भले ही चले, प्रोडक्ट बिके नहीं बिके, जो भी हुआ। वो आईआईटी पवई में एक निधि प्रयास करके सेंटर है जो इनोवेशन इंक्यूबेशन के लिए काम करता है। हमारे यहाँ पर भी भारत सरकार ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में वो इंक्यूबेशन का सेंटर खोल के रखा है, लेकिन उसके लिए प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट आना है तो स्टैंडर्ड चाहिए। ये सब जो लाइन है, वो लाइन को हमको समझना चाहिए। और मुझे लगता है कि यहाँ जो वर्कशॉप है, ये जो स्टैंडर्ड्स की, स्टैंडर्डाइजेशन की लाइन जो है, वो समझने के लिए है। मैं दो शब्दों का इस्तेमाल किया हूँ, स्टैंडर्ड्स और स्टैंडर्डाइजेशन। अब हमको जो स्टैंडर्डाइजेशन मालूम है वो हमारे केस पेपर में है। अभी हम लोगों ने प्रकृति परीक्षण का जो बड़ा अभियान चलाया सर, 1,29,00,000 लोगों का हम लोगों ने प्रकृति परीक्षण किया। उसके लिए मोबाइल ऐप डेवलप किया था, और उसका जो फॉर्मेट था वो वैलिडेट किया था IGIB ने, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी वालों ने। तो डेटा बहुत बड़ा आ गया, अब वो हो भी जाएगा आगे जाके स्टैंडर्ड। उसमें से फिल्टर लगेंगे, डेटा कम होगा, लेकिन कितना भी कम हुआ, यानी 1% भी पकड़िए आप 1,29,00,000 का, तो भी वो 1,29,000 हो जाता है। 1,29,000 का डेटा इज ए ह्यूज डेटा, यानी उसका एनालिसिस भी पसीना निकालेगा उनका, मेटा डेटा हो गया वो। तो ये सब होगा, ये सब हम करेंगे, लेकिन जिस प्रकार ये ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन की भी अपनी एक मर्यादा है। लेकिन हम ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन अभी आपके कोर्स करिकुलम में आ गया है धीरे धीरे। अब ये स्टैंडर्ड्स का अलग से इलेक्टिव हम लोग लाने के कोशिश में है कि स्टैंडर्ड्स के इलेक्टिव, सर हमारे कोर्स में दो चीज़ें रहती है, एक मेन कोर्स और इलेक्टिव्स। इलेक्टिव्स में सब ऑनलाइन कोर्सेस है, हाँ, वो कॉलेज में नहीं पढ़ाए जाते, ही हैज़ टू ज्वाइन
और उसके अभी क्रेडिट बेस्ड सिस्टम वगैरह सब डेवलप कर लिए हम लोगों ने। तो इलेक्टिव्स में इसको डालेंगे तो हमारे काम का स्टैंडर्डाइजेशन जो आज की तारीख में सिर्फ वनस्पतिक द्रव्य और प्राणिज द्रव्य और खनिज द्रव्यों तक ही सीमित है, वो ये स्टैंडर्ड्स, प्रोडक्ट्स, प्रोटोकॉल्स, स्केल्स, इन सब में कैसा जाएगा, इसके लिए भी हम सब लोगों को मिलकर प्रयास करना चाहिए। इसलिए आज का पूरा दिन जो है मैं आप सबसे आशा करता हूँ, क्योंकि पोस्ट लंच सेशन सबको भारी रहता है, तो मॉर्निंग सेशन में तो सुना जाता है, तो पोस्ट लंच सेशन को भी ठीक से सुनिए, इसको ले जाइए और अपने विद्यार्थियों को डिसिमिनेट कीजिए। जो यहाँ से देखा है आपने, सीखा है, क्लास लेते समय 5 मिनट का समय निकाल के उसको बता दीजिए। लेट इट गो डाउन स्टेयर्स। मालूम नहीं कि नीचे से क्या आने वाला है। वी डोंट नो दी पोटेंशियल ऑफ आवर स्टूडेंट्स। मैं इसलिए बता रहा हूँ उसका कि अभी ये जो IIT वाली एक्सरसाइज की, वहाँ पर आप लोग जानते होंगे, अभिमन्यु कुमार जी को बहुत सारे लोग जानते होंगे, वाइस चांसलर्स वगैरह रहे। मैं ये अभियान में था, मैं जा नहीं पाया, मैंने उनको रिक्वेस्ट की सर एक बार 5 दिन जाके रहिए, बच्चों का मेरे को फीडबैक चाहिए, मेरे को सिर्फ बच्चों का फीडबैक नहीं चाहिए, IIT की जो फैकल्टी उनको पढ़ाने वाली उनका भी फीडबैक चाहिए कि वो क्या सोचते हैं हमारे बच्चों के बारे में, जो कंटेंट उनके पास जो आया है उसके बारे में। हफ्ते भर के बाद मेरे को अभिमन्यु कुमार जी का फ़ोन आया। उन्होंने बोला बच्चों का तो मालूम रहता है कि IIT में देखने सर्टिफिकेट मिला, बहुत नया सीखने को मिला, तो इट इज़ ऑलवेज ओवरवेलमिंग। दूसरा बच्चों की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होता है खाना, IIT का खाना बहुत अच्छा रहता है, इसलिए उसकी भी समस्या नहीं थी। मैंने बोला फैकल्टी क्या कह रही है, तो वहाँ की फैकल्टी बोलती है कि योर स्टूडेंट्स आर एट पार विथ अवर स्टूडेंट्स। उसमें एग्जागरेशन की बात आप छोड़ दीजिए, फिर भी हमारे बच्चों की ये ताकत है कि IIT जैसी जगह जिसका उनको कोई बैकग्राउंड नहीं, सिर्फ सिलेक्शन अपना क्यों हुआ ये मालूम है। अभी तो ठीक है, ये जाके आज बताएंगे अपने दोस्तों को है क्या सिखाया जा रहा है, लेकिन ये जो फर्स्ट बैच है उनका जो परफॉर्मेंस है वो कहते हैं कि इट इज़ एट पार। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे बच्चों की ताकत हमको पूरी तरह से मालूम नहीं है, तो इसलिए उनको भी बता दीजिए हमको सच में मालूम नहीं है कि वो बच्चा क्या लेके आएगा भविष्य में, क्योंकि आने वाले 10 साल के बाद में शायद आप में